नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी। पिछले कुछ दिनों से चैनल की रीच कुछ डाउन हुई है, इसीलिए आप लोग वीडियोस को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें, लाइक करें, हाइप और शेयर करें और एक कमेंट ज़रूर छोड़ कर जाएं ताकि यूट्यूब को पॉजिटिव फीडबैक मिल सके और चैनल की रीच फिर से अच्छी हो जाए। इससे हमारा चैनल अगेन रिवाइव हो सकता है। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका सजेशन भी कमेंट में ज़रूर दें। पहली खबर की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के लिए 114 MRFA का जो लॉन्ग पेंडिंग प्लान है उस पर अब ग्राउंड लेवल पर काम शुरू हो चुका है। अभी कोई फाइनल डिसीजन तो नहीं आया है, लेकिन जो डिस्कशन चल रही हैं उनसे ये क्लियर होता जा रहा है कि इस बार फोकस सिर्फ नए फाइटर्स पर नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम पर है। यानी एयरक्राफ्ट के साथ साथ ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, स्पेयर्स, लॉजिस्टिक्स और लॉन्ग टर्म कॉस्ट सब कुछ देखा जा रहा है। इसी वजह से फ्रांस और इंडियन एयरफोर्स के बीच ऑलरेडी एग्जिस्टिंग राफेल इकोसिस्टम को एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज माना जा रहा है। इंडिया पहले से राफेल ऑपरेट करता है, पायलट ट्रेंड है, वेपन इंटीग्रेटेड है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कंट्री के अंदर ही राफेल का मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल सेटअप अवेलेबल है। डिफेंस प्लानर्स का मानना है कि अगर MRFA के लिए राफेल को ही स्केल अप किया जाता है तो इंडक्शन का टाइम कम होगा और एयरक्राफ्ट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। अगर बिल्कुल नया फाइटर टाइप लाया जाता है तो उसके लिए अलग ट्रेनिंग सिस्टम, अलग स्पेयर चैन और अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। ये सब काम पैसा भी लेते हैं और टाइम भी। इसीलिए डिसीजन मेकर्स इस बार ऑलरेडी प्रूवन और ऑलरेडी इंटीग्रेटेड ऑप्शन को ज़्यादा प्रैक्टिकल मान रहे हैं। इसके साथ ही इंडिजिनस कंटेंट पर भी सीरियस बात हो रही है। गवर्नमेंट चाहती है कि एयरक्राफ्ट सिर्फ इंपोर्ट ना हो बल्कि एवियोनिक्स, वेपन इंटीग्रेशन, कंपोनेंट्स और सस्टेनमेंट सपोर्ट में इंडियन इंडस्ट्री का स्ट्रॉन्ग रोल हो। राफेल के केस में ये चीज़ कंपेरेटिवली ईजियर हो जाती है क्योंकि प्लेटफॉर्म ऑलरेडी सर्विस में है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन बातें तो कब से चल रही हैं। अगर कोई पॉजिटिव और फाइनल डिसीजन की अपडेट आती तो ज़रूर खुशी की बात होती, क्योंकि हम जेट इंडक्शन में ऑलरेडी बहुत लेट हैं। अगली खबर की बात करें तो इंडिया अपनी न्यूक्लियर डिटरेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले आने की तैयारी में है और इस डायरेक्शन का सबसे बड़ा इंडिकेटर है K6 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। इस मिसाइल को DRDO डेवलप कर रही है और ये फ्यूचर के S5 न्यूक्लियर सबमरीन के लिए स्पेशली डिजाइन की जा रही है। K6 की सबसे बड़ी खासियत उसका इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मिसाइल 8000 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज दे सकती है और लाइटर पेलोड के साथ 10,000 किलोमीटर या उससे भी आगे तक पहुंच सकती है। इसका मतलब ये है कि इंडियन सबमरीन्स को दुश्मन के कोस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मिसाइल 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल डिज़ाइन पर बेस्ड होगी और MIRV टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड होगी। मतलब एक ही मिसाइल मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड अलग अलग टारगेट पर गिरा सकती है। टर्मिनल फेज में हाइपरसोनिक स्पीड और एडवांस गाइडेंस सिस्टम इसे मिसाइल डिफेंस के लिए बहुत मुश्किल टारगेट बना देते हैं। K6 इतनी बड़ी और हैवी है कि ये करंट अरिहंत क्लास सबमरीन में फिट नहीं हो सकती। इसीलिए S5 क्लास सबमरीन को ज़्यादा बड़े साइज, ज़्यादा लॉन्च ट्यूब और ज़्यादा इंडोरेंस के साथ डिजाइन किया जा रहा है। अगली खबर की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स अपनी एयर डिफेंस को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए रसिया के S500 सिस्टम में इंटरेस्ट दिखा रही है। ये S400 का रिप्लेसमेंट नहीं होगा बल्कि उसके ऊपर एक और पावरफुल लेयर बनेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स 2 स्क्वाड्रन S500 लेने पर सीरियस विचार कर रही है। S500 का मेन काम नॉर्मल फाइटर या क्रूज मिसाइल से ज़्यादा एडवांस थ्रेट को डील करना है, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स और स्टील्थ एयरक्राफ्ट। इस सिस्टम की इंटरसेप्ट रेंज लगभग 600 किलोमीटर तक बताई जाती है और ये 200 किलोमीटर से ज़्यादा अल्टीट्यूड पर टारगेट को हिट कर सकती है। इसकी सबसे इंटरेस्टिंग कैपेबिलिटी है इसका मल्टी बैंड रडार सिस्टम। ये VHF जैसे लो फ्रिक्वेंसी रडार का यूज़ करता है जो स्टील्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने में मदद करते हैं। चाइना के J-20 जैसे स्टील्थ फाइटर और पाकिस्तान के फ्यूचर स्टील्थ प्लेन्स को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स ये इंश्योर करना चाहती है कि डिटेक्शन से लेकर इंटरसेप्शन तक का चेन स्ट्रॉन्ग रहे। एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि स्टील्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करना और उसे गिराना 2 अलग अलग चैलेंजेस हैं। इसीलिए S500 का रोल S400 के साथ परफेक्टली इंटीग्रेटेड होना बहुत ज़रूरी होगा। अगली खबर की बात करें तो सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्दीनेस एंड सर्टिफिकेशन ने
मिस्र धातु निगम लिमिटेड को SU-30 MKI फाइटर जेट्स के लिए AL-31FP इंजन के लिए कई क्रिटिकल एरोस्पेस अलॉयज बनाने की प्रोविजनल क्लियरेंस दे दी है। ये न्यूज़ शायद फ्लैशी ना लगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा है। AL-31FP इंजन के अंदर जो पार्ट यूज होते हैं वो एक्सट्रीम टेम्परेचर, प्रेशर और कंटिन्यूस स्ट्रेस झेलते हैं। यहीं पर सुपर अलॉयज, टाइटेनियम अलॉयज और स्पेशल स्टील का रोल आता है। अगर इन मटेरियल की क्वालिटी थोड़ी सी भी कंप्रोमाइज़ हो जाए तो इंजन लाइफ, सेफ्टी और परफॉर्मेंस सब रिस्क में आ सकते हैं। अब इन हाई एंड मटेरियल्स का इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होना एक बड़ी स्ट्रेटेजिक अचीवमेंट है। ये पूरा प्रोग्राम HAL के कोरापुत इंजन डिवीज़न से जुड़ा हुआ है, जो SU-30 MKI इंजन का ओवरहॉल और मेंटेनेंस करता है। पहले इन अलॉयज के लिए इंडिया को बाहरी इंपोर्ट्स पर डिपेंड रहना पड़ता था, जिसमें डिलेज, कॉस्ट एस्केलेशन और जियोपॉलिटिकल रिस्क हमेशा बने रहते थे। अब इंडिजिनस सप्लाई चेन के साथ इंजन सपोर्ट ज़्यादा रिलायबल और फास्टर हो जाएगा। इसका एक और लॉन्ग टर्म फायदा भी है। एरो इंजन मेटलर्जी दुनिया के सबसे मुश्किल टेक्नोलॉजी डोमेन में से एक है। जब इंडिया खुद ऐसे सेफ्टी क्रिटिकल मटेरियल्स बनाना सीख रहा है तो फ्यूचर के जेट इंजन प्रोग्राम, चाहे वो अपग्रेडेड फाइटर हों या नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट, उनके लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार होता है। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।